नमस्कार साथियों, यूजीसी नेट की एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। अब तक हम अपनी एमसीक्यू सीरीज में हिंदी कहानी, निबंध, नाटक और उपन्यास की जो 4 इकाई हैं, उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। आज से हम जो इकाई 10 है, हिंदी गद्य की अन्य विधाएं, जिसमें कि रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृत्तांत या डायरी लेखन या जितनी भी प्रकार की जो अन्य गद्य विधाओं में शामिल टॉपिक हैं, उनकी कक्षाओं की जो एमसीक्यू सीरीज है वो आज प्रारंभ हो गई है। और आज ये हमारी पहली क्लास है। इसके पश्चात 1 या 2 क्लास और होंगी हमारी। तो इस तरीके से हमारा जो गद्य वाला जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये जो इकाई है इसमें हमारे पास जो इकाई 10 में 13 और 14 रचनाएं लगी हुई हैं, उनको सम्मिलित किया गया है। और साथ ही अन्य विधाओं विधाओं के अंतर्गत जितने भी प्रकार के जो गद्य के प्रश्न आए हुए हैं पीवाईक्यू में, उनको शामिल कर लिया है। तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है? किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है? तो महादेवी वर्मा ने जो कविता के साथ ही जो गद्य लेखन है उसमें भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और उनके जो रेखा चित्र और संस्मरण है, जो रेखा चित्र और संस्मरण की जो विधा है, उसको महादेवी वर्मा ने एक नया जो आयाम है वो प्रदान किया है। और उनके जो रेखा चित्र और जो संस्मरण है उसमें ना केवल मानव है, उनके साथ ही जो मानवोत्तर प्राणी है या जो प्रकार पशु पक्षी हैं, वो भी उनके जो संस्मरण और जो रेखा चित्र हैं उसमें शामिल हो गए हैं। तो किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, होमवती देवी और सत्यवती मलिक। तो किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित जो रचना की है, तो उसमें जो लेखिका ने जो पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है वो है महादेवी वर्मा। और इनकी एक बड़ी ही महत्वपूर्ण संस्मरण भी है, वो है मेरा परिवार। और महादेवी वर्मा का जो परिवार है उसमें ना केवल जो मानव है बल्कि जो मानवेतर जो प्रणाली है, मानवेतर प्रणाली, उनको भी शामिल किया गया है। मानवेतर जो प्रणाली है उनको भी शामिल किया गया है। और इसमें पशु पक्षी भी शामिल हैं। इन पशु पक्षियों में एक तरफ तो नीलकंठी मोर भी है, नीलकंठी मोर है, तो दूसरी तरफ गिल्लू गिलहरी भी इत्यादि भी शामिल है। तो इस तरीके से महादेवी वर्मा ने तो इस तरीके से महादेवी वर्मा ने ना केवल जो मानव है उनको अपने संस्मरण और रेखा चित्रों में स्थान दिया है, बल्कि जो मानवेतर जो प्रणाली है उनको भी अपने जो रेखा चित्र और संस्मरण है उसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और जो इसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है उनका वो है मेरा परिवार संस्मरण में, जिसमें कि पशु पक्षी हैं उनको भी शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, इसके अलावा महादेवी वर्मा के अन्य प्रमुख रेखा चित्र और संस्मरण की चर्चा करें, तो उसमें एक है अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र। एक और बड़ा महत्वपूर्ण है वो है स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं। ये महादेवी वर्मा के प्रमुख रेखा चित्र संस्मरण है वो है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी। अगला प्रश्न है, रेखा चित्र और संस्मरण, इनमें से कौन सा विकल्प सही है? ये मिस प्रिंट हो नहीं आ पाया है। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? हमारे पास ऑप्शंस हैं जिसमें से हमको जो विकल्प है उसको छांटना है। तो रेखा चित्र और संस्मरण के बीच की विभाजक रेखा बहुत ही सूक्ष्म है। हमारे पास जो पहला जो स्टेटमेंट है वो दिया गया है, रेखा चित्र और संस्मरण के बीच की जो विभाजक रेखा है वो बहुत ही सूक्ष्म है। यह बात है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो रेखा चित्र और संस्मरण है उसके बीच की जो विभाजक रेखा है वो बहुत ही शून्य है। और यहाँ तक कि जो रेखा चित्र और संस्मरण का जो बीच का जो अंतर है, उसको जो अंतर जो को बता पाना बड़ा कठिन होता है। और कौन सा रेखा चित्र कहाँ पर शुरू होता है और कौन सा रेखा चित्र कहाँ पर खत्म होता है और कौन सा संस्मरण कहाँ से शुरू होता है, इसका जो अंत पता लगा पाना पाना बड़ा कठिन है। इसलिए जो महादेवी वर्मा के जो संस्मरण है, महादेवी वर्मा, इसलिए महादेवी वर्मा के जो संस्मरण है उनको रेखा चित्र संस्मरणात्मक की उपाधि भी दी जाती है। रेखा चित्र
की उपाधि भी दी जाती है। इसलिए जो रेखा चित्र और संस्मरण की जो विभाजक रेखा है वो बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म है। ये पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। फिर दूसरा है, ये दोनों परस्पर अंतर्मुक्त हो जाते हैं। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि ये दोनों हैं जो परस्पर है वो अंतर्मुक्त हैं, वो हो जाते हैं। अब हमारे पास ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शंस हैं आ सही व अंशतः सही, तो ये ऑप्शंस तो गलत ही है। बा आ और बा दोनों गलत, ये ऑप्शंस भी बिल्कुल गलत है। फिर है बा सही आ गलत, ये भी नहीं है। तो आ और बा जो दोनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि रेखा चित्र और संस्मरण के बीच की जो विभाजक रेखा है वो बहुत ही सूक्ष्म है। रेखा चित्र और संस्मरण के जो बीच की जो विभाजक रेखा है वह बहुत ही सूक्ष्म है, और ये दोनों परस्पर अंतर्मुक्त हो जाते हैं। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, ये कथन किसका है? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, और इससे जो विगत पीवाईक्यू है उसमें बहुत ज्यादा प्रश्न है वो देखने को मिलते हैं, और आने वाले समय में भी इससे जो पीवाईक्यू की जो आवृत्ति है वो आपको देखने को मिलेगी कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, ये कथन किसका है? हमारे पास ऑप्शंस हैं महादेवी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा और नंद दुलारे वाजपेयी। ये चारों की चारों हैं हिंदी साहित्य में एक आलोचक भी रहे हैं, और ये निबंधकार हैं, उसके रूप में भी इनको जो ख्याति है वो प्राप्त है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की जो व्यक्तित्व है उन्हीं के कारण ही जो द्विवेदी युग का जो नामकरण है वो किया गया। और सामान्यतः जो द्विवेदी युग का जो कालक्रम है वो 1900 से लेके 1918-20 है, वहां तक माना जाता है। फिर रामचंद्र शुक्ल, ये हिंदी साहित्य के बड़े ही महत्वपूर्ण आलोचक हुए हैं। रामविलास शर्मा, ये प्रगतिवादी जो मार्क्सवादी आलोचक हैं उसमें शामिल होती हैं। और ये जो नंद दुलारे वाजपेयी हैं ये जो सौष्ठववादी आलोचक हैं उसकी श्रेणी में शामिल होती हैं। तो आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, ये जो कथन है वो किसका है? तो आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना, ये जो कथन है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और इनकी बड़ी साहित्य इतिहास की पुस्तक है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1929। तो उसी में उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि आधुनिक काल में जो गद्य का आविर्भाव है वो सबसे प्रधान घटना, ये कथन है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, अलमा कबूतरी है वो किसकी रचना है? तो अगला प्रश्न बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है, वो है कि अलमा कबूतरी है वो किसकी रचना है? ऑप्शन है मृदुला गर्ग, गीतांजलि श्री, मैत्रेयी पुष्पा और चित्रा मुदगल। तो ये अलमा कबूतरी है ये है एक महत्वपूर्ण उपन्यास। तो ये अलमा कबूतरी है वो क्या है? ये है उपन्यास। और इस जो उपन्यास की जो लेखिका हैं वो हैं मैत्रेयी पुष्पा। तो ये अलमा कबूतरी है वो किस पर आधारित है? तो ये जो अलमा कबूतरी जो उपन्यास है वो बुंदेलखंड में एक जनजाति है जिसको कबूतर जनजाति बोला जाता है। तो ये जो उसमें कबूतर जनजाति, तो जो कबूतर जनजाति है उसकी जो मार्मिक वेदना है और जो प्रवासी जीवन उस तरीके से किस प्रकार का वेदना पूर्वक है उस पर ये आधारित है। और ये जनजाति कहाँ की है? ये जनजाति है बुंदेलखंड की। और इसमें जो अलमा है वो नायिका है। अलमा है वो कौन है? तो इसमें जो अलमा कबूतरी जो नायिका है उसके माध्यम से इस जनजाति की जो मर्म वेदना है उसको बड़ा ही महत्वपूर्ण तरीके से जो रेखांकित है वो किसने किया? वो किया है मैत्रेयी पुष्पा ने किया है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण जो है वो उपन्यास है वो है मैत्रेयी पुष्पा का अलमा कबूतरी। अगला प्रश्न है, ब्लूम किस नाटक का पात्र है? हमारे पास ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त, अंधा युग, कोमल गंधर और आषाढ़ का एक दिन। तो जो चंद्रगुप्त जो नाटक है उसके जो नाटककार हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। फिर अंधा युग इसके जो नाटककार हैं वो हैं धर्मवीर भारती। और आषाढ़ का एक दिन के जो नाटककार हैं वो है मोहन राकेश। तो ब्लू में है वो किस नाटक का पात्र है? वो है आषाढ़ का एक दिन। और ये मोहन किसका नाटक है? ये नाटक है मोहन राकेश का। मोहन राकेश ने अपने जीवन काल में 3 ही नाटक लिखे हैं। वो हैं उसमें सब सर्वप्रथम है आषाढ़ का एक दिन, दूसरा है लहरों के राजहंस, और तीसरा इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण नाटक है वो है आधे अधूरे। तो मोहन राकेश की एक नाटक है आषाढ़ का एक दिन, फिर उसके बाद है लहरों की राजहंस, लहरों की राजहंस, और तीसरा इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण नाटक है वो है आधे अधूरे।
ब्लूम किस नाटक का पात्र है? तो वो है लहर, वो है आषाढ़ का एक दिन। इसके अलावा इसके जो अन्य पात्र हैं उसमें एक है कालिदास और मल्लिका और अंबिका, इसके अन्य जो महत्वपूर्ण वो पात्र हैं। इसमें ब्लूम का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है कि कालिदास क्या है, एक सफल ब्लूम, और ब्लूम क्या है, एक असफल कालिदास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति है वो आत्मकथा है? तो हमको इसमें पता लगाना है कि इसमें जो कौन सी कृति है वो आत्मकथा है। हमारे पास ऑप्शंस हैं, कलम का सिपाही, चीड़ों पर चांदनी, अर्ध कथानक और बाण भट्ट की आत्मकथा। तो ये जो कलम का सिपाही है ये तो जीवनी है, और ये जीवनी है प्रेमचंद की, और इसके जीवनीकार हैं वो है अमृत राय। तो कलम का सिपाही वो क्या है, जीवनी है, और किसकी जीवनी है, वो है प्रेमचंद की, और इसके जीवनीकार हैं वो है अमृत राय। चीड़ों पर चांदनी ये यात्रा वृतांत है, और ये यात्रा वृतांत है वो किसका, ये यात्रा वृतांत है निर्मल वर्मा का, जिसमें उन्होंने यूरोपीय जो प्रवास है उस पर वर्णन किया गया है। बाण भट्ट की आत्मकथा, ये आत्मकथा आपको देख कर लग सकता है कि ये आत्मकथा है, तो लेकिन ये गलत है, ये बाण भट्ट की आत्मकथा है, लेकिन ये है क्या, ये है उपन्यास। और इसके जो उपन्यासकार हैं वो कौन है, वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1946, और ये जो उपन्यास है वो 20 उच्छ्वास हैं उसमें विभक्त है। तो इनमें से कौन आत्मकथा है, तो इनमें जो आत्मकथा वो है अर्ध कथानक, और इसे हिंदी की सामान्यतः पहली आत्मकथा भी बोला दिया जाता है, और ये किसकी कथानक है, ये है बनारसी दास। इसके जो आत्मकथाकार हैं वो कौन है, वो हैं बनारसी दास, बनारसी दास। तो निम्नलिखित में से जो कौन सी कृति है वो आत्मकथा है, तो हमारे पास कलम का सिपाही ये जीवनी है, ये जीवनी किसकी है, प्रेमचंद की, और इसकी जो जीवनीकार है वो है अमृत राय। चीड़ों पर चांदनी यात्रा वृतांत है, और इसके जो लेखक हैं वो है निर्मल वर्मा। अर्ध कथानक है ये बनारसी दास की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास, और इसके उपन्यासकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है, एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक बूंद सहसा उछली वो किसकी रचना है। तो एक बूंद जो सहसा उछली है वो है यात्रा वृत्तांत, और ये यात्रा वृत्तांत के जो लेखक हैं वो कौन है, वो है अज्ञ। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बूंद जो यात्रा वृत्तांत है इसमें उन्होंने यूरोपीय जो स्थल है उनका वर्णन किया है, अज्ञ ने यूरोपीय जो स्थल है उसका वर्णन किया, वो है एक बूंद सहसा उछली। तो एक बूंद सहसा उछली क्या है, वो है यात्रा वृत्तांत, और इसके जो लेखक हैं वो कौन है, अज्ञ, और इसमें उन्होंने जो यूरोपीय स्थल है उसकी जानकारी दी है। इसके अलावा इनका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अन्य यात्रा वृत्तांत है वो है, इसके अलावा इनका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत वो है अरे अयावर रहेगा याद। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बूंद सहसा उछली में जहाँ पश्चिमी स्थलों की चर्चा है, तो अरे अयावर रहेगा याद में इसमें जो उन्होंने भारतीय स्थल है उनका चर्चा की है, भारतीय स्थलों की। अगला प्रश्न है, व्योमकेश दरवेश है वो किस विधा की रचना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आपको इसको देख के लगेगा कि बड़ा ही शानदार प्रश्न है। व्योमकेश दरवेश है वो किस विधा की रचना है, व्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है? हमारे पास ऑप्शंस हैं, आत्मकथा, संस्मरण, जीवनी, डायरी। तो व्योमकेश दरवेश है वो किस विधा की रचना है, वो है अपनी जीवनी, और इसकी जीवनीकार है वो है विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ त्रिपाठी। और ये किस पर आधारित है, ये आधारित है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और व्योमकेश दरवेश है वो किस विधा की रचना है, वो है जीवनी, और इसकी जो जीवनीकार हैं वो है विश्वनाथ त्रिपाठी, और इस किस पर आधारित है, ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर ये आधारित है। और जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के शिष्य रहे हैं वो हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार हैं। अब हमको रंग दे बसंती जो चोला जो नाटक है उसकी जो नाटककार है उसकी चर्चा करनी है।
सुरेंद्र वर्मा, मोहन रोकेश, भीष्म साहनी और विनोद रस्तोगी। तो जो रंग दे बसंती चोला के जो नाटककार हैं वो हैं भीष्म साहनी। इसके अलावा इनके जो अन्य नाटककार हैं उसमें एक है कबीरा खड़ा बाजार में, आलमगीर और हानुस। अगला प्रश्न है, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित रचना है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा वो किस विधा से जो संबंधित रचना है। हमारे पास ऑप्शन हैं रेखा चित्र, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत और कहानी। तो अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा वो किस विधा की अंतर्गत आती है? तो वो आती है यात्रा वृत्तांत की। और इसके जो लेखक हैं वो है राहुल सांकृत्यायन। इसकी जो लेखक है वो कौन है? राहुल सांकृत्यायन। और इनका जो राहुल सांकृत्यायन इनका जो मूल नाम था वो था केदारनाथ पांडे। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो जितने भी कवि और जो लेखक हैं उनका जो मूल नाम था वो क्या था? तो केदार राहुल सांकृत्यायन का जो मूल नाम था वो क्या था? केदारनाथ पांडे। और घुमक्कड़ शास्त्र या यात्रा वृत्तांत में इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की है। उसमें अतत्व घुमक्कड़ जिज्ञासा के अलावा इनका घुमक्कड़ शास्त्र है वो एक बड़ी महत्वपूर्ण रचना है। और इसके अलावा मेरी तिब्बत यात्रा वो भी इनकी बड़ी महत्वपूर्ण रचना है। तो इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचना है वो है मेरी तिब्बत यात्रा। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1933। फिर है घुमक्कड़ शास्त्र। घुमक्कड़ शास्त्र। अगला प्रश्न है, चेखव एक इंटरव्यू किसकी रचना है? तो ये इंटरव्यू से संबंधित प्रश्न आ गया हमारा। तो आपको इस इन प्रश्नों में हिंदी साहित्य की अन्य गद्य विधाओं में आपको विविधता देखने को मिलेगी। तो चेखव एक इंटरव्यू किसकी रचना है? रणवीर रांगरा, पदम सिंह शर्मा कमलेश, राजेंद्र यादव और प्रभाकर माचवे। तो जो चेखव एक इंटरव्यू है वो किसकी रचना है? तो वो रचना है राजेंद्र यादव की। राजेंद्र यादव है वो नई कहानी आंदोलन है उसकी एक महत्वपूर्ण स्तंभकार रहे हैं। और नई कहानी आंदोलन में जो महत्वपूर्ण त्रयी है उसमें कमलेश और मोहन राकेश के साथ में राजेंद्र यादव हैं वो प्रसिद्ध हैं, वो महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा राजेंद्र यादव ने जो नई कहानी आंदोलन है उसको विकास देने के लिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना भी की थी। उसका नाम है एक दुनिया समानांतर। और इनका एक आत्मकथा है बड़ी महत्वपूर्ण है वो है मुड़ मुड़ के देखता हूँ। तो चेकअप एक इंटरव्यू किसकी रचना है? वो है राजेंद्र यादव की। लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखक है। ये अगला प्रश्न है तो इसको सॉल्व करना है कि लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका है कृष्णा अग्निहोत्री, मनु भंडारी, मैत्री पुष्पा और पद्मा सचदेवा। तो जो लगता नहीं है दिल मेरा की आत्मकथा की जो लेखिका है वो कौन है? वो है कृष्णा अग्निहोत्री। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना है वो आत्मकथा है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इनमें से जो कौन सी रचना है वो हमको देखना है कि आत्मकथा है। तो इनमें से कौन सी रचना है आत्मकथा? ऑप्शंस है मैं आईना हूं, पहला पड़ाव, मेरे सातवें जन्म और आत्मकथा। तो इनको देखना है कि इनमें से कौन सी रचना है वो आत्मकथा है। मैं आईना हूं, पहला पड़ाव, मेरे सात जन्म और आत्मदाह। इसमें आपको बताना है कि इनमें से जो कौन सी रचना है वो आत्मकथा है। हमारे पास ऑप्शंस है मैं आईना हूं, पहला पड़ाव, मेरे सातवें जन्म और आत्मदाह। तो इनमें से जो रचना आत्मकथा वो है मेरे सातवें जन्म। और इसके जो आत्मकथाकार है वो है हंसराज रहवर। तो इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? वो है मेरे सातवें जन्म। और इसकी जो आत्मकथाकार है वो है हंसराज रहवर। अगला प्रश्न है, देहरी भई विदेश किस विधा की रचना है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देहरी भई विदेश किस विधा की रचना है? तो जो देहरी भई जो विदेश है वो किस विधा की रचना है? वो है आत्मकथा। और ये आत्मकथा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके जो संपादक हैं वो हैं राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव। तो देहरी भाई विदेश है इसके जो संपादक हैं वो कौन है? राजेंद्र यादव। इसमें उन्होंने हिंदी की जो 15 महिला जो लेखिका हैं और जो कवित्री रही हैं उनके जो जीवन वृत्तांत है जो आत्मकथा है उनको जो भाग है वो दिया गया है। और इसके जो संपादक हैं वो कौन है? राजेंद्र यादव। उन्होंने इसमें भूमिका में उल्लेखित भी किया है कि यह हिंदी में एक नई बात है जिसमें कोई महिला कवि और जो लेखिका है उनके जो आत्मकथानक जो दृष्टि है उसको प्रस्तुत किया जा रहा है। तो देहरी भाई विदेश है वो किस विधा की रचना है? वो रचना है
आत्मकथ्य, और इसके जो संपादक हैं वो कौन है, वो है राजेंद्र यादव। जिसमें हिंदी की जो 15 महिला जो लेखिका जो कवित्री हैं, उनका जो आत्मकथनात्मक वर्णन है वो प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो घुमक्कड़ शास्त्र है उसके लेखक हैं वो कौन है। हमारे पास ऑप्शंस हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, सत्यदेव परिवारजक और राहुल सांकृत्यायन। तो जो घुमक्कड़ शास्त्र हैं उसके जो लेखक हैं वो कौन है, तो घुमक्कड़ शास्त्र के जो लेखक हैं वो हैं राहुल सांकृत्यायन। इनकी ये राहुल सांकृत्यायन की अन्य पुस्तकों की अगर चर्चा करें तो उसमें एक है आतुतो घुमाकर जिज्ञासा और मेरी तिब्बत यात्रा। तो जो घुमक्कड़ शास्त्र के जो लेखक हैं वो कौन है, वो हैं राहुल सांकृत्यायन, और इनका जो मूल नाम था वो था केदारनाथ पांडे। अगला प्रश्न है, आत्मनिरीक्षण के जो लेखक हैं वो हैं, ऑप्शन हैं वियोगी हरि, गुलाब राय, हरिभाऊ उपाध्याय और सेठ गोविंदास। तो जो आत्मनिरीक्षण के जो लेखक हैं वो कौन है, तो जो आत्मनिरीक्षण के जो लेखक हैं वो हैं सेठ गोविंदास, और ये आत्मनिरीक्षण के जो लेखक हैं वो हैं सेठ गोविंदास, और ये क्या है, इनकी आत्मकथा। तो जो आत्मकथा जो सेठ गोविंदास की हैं वो किसके लेखक हैं, वो हैं आत्मनिरीक्षण के, और ये इनकी आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक हैं। पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक है, ऑप्शन है मौलवी महेश प्रसाद, राहुल सांकृत्यायन, शिव प्रसाद गुप्त और सत्यदेव परिवारजक। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं कि जो पृथ्वी प्रदक्षिणा है उसके जो लेखक हैं वो कौन है, मौलवी महेश प्रसाद, राहुल सांकृत्यायन, शिव प्रसाद गुप्त और सत्यदेव परिवारजक। तो इस तरीके से पृथ्वी प्रदक्षिणा के जो लेखक हैं वो हैं शिव प्रसाद गुप्त, और जो पृथ्वी प्रदक्षिणा के जो लेखक हैं वो हैं शिव प्रसाद गुप्त, और इन्होंने इसमें जो पाश्चात्य जो स्थल हैं उनका जो यात्रा वृत्तांत है उसका वर्णन है वो किया है। अगला प्रश्न है, मिला तेज से तेज है वो किस विधा की रचना है। ये बड़ा इंपोर्टेंट प्रश्न है, और ये नेट की परीक्षा में आने के साथ ही एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 के एग्जाम में भी ये प्रश्न आया हुआ था कि मिला तेज से तेज है वो किस विधा की रचना है। तो जो मिला तेज से तेज है वो किस विधा की रचना है, वो है जीवनी, और इस जीवनी की जो जीवनीकार है वो है सुधा चौहान, और ये किस पर आधारित है, ये जो सुधा चौहान है उन्होंने लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो मिला तेज से तेज है वो किस विधा की रचना है, वो है जीवनी, और इसकी जीवनीकार है वो है सुधा चौहान, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान की जो जीवनी है, जीवन है, उस पर आधारित है। इसके अलावा जो झांसी की रानी जो कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान की, तो उसमें मिला तेज से तेज जो पंक्ति है वो आती है, और वहीं से शीर्षक लिया गया मिला तेज से तेज। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की किस कृति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्करण है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, महादेवी वर्मा की किस कृति में जीव जंतु और पशु पक्षियों से संबंधित चित्र है। तो महादेवी वर्मा के जो संस्मरण है उनमें न केवल उन्होंने मानवों के साथ में स्थान दिया, बल्कि मानवोत्तर जो प्रणाली है, पशु और पक्षी, उनको भी उन्होंने अपने जो संस्मरण है उसमें स्थान दिया है। तो ये जो स्थान दिया वो उन्होंने दिया है अतीत के चलचित्र में, जिसमें कि विभिन्न पशु पक्षी हैं वो शामिल हैं, जिसमें एक तो है गिल्लू गिलहरी और नीलकंठी मोर इत्यादि शामिल हैं। अगला प्रश्न है, सासवती डायरी के लेखक हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो सासवती जो डायरी है उसके जो लेखक हैं वो कौन है। तो जो सासवती डायरी के जो लेखक हैं वो हैं सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञ। इनकी यात्रा वृत्तांत दो बड़े महत्वपूर्ण है, वो है एक बूंद सहसा उछली और अरे अयावर रहेगा याद। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी आधारित है। तो निर्मल वर्मा है वो नई कहानी आंदोलन है उससे जुड़े हुए थे। तो निर्मल वर्मा का जो यात्रा संस्मरण है वो चीड़ों पर चांदनी वो किस पर आधारित है। तो हमारे पास ऑप्शन हैं शिमला प्रवास, मेघालय प्रवास, यूरोप प्रवास और एशिया प्रवास। तो जो निर्मल वर्मा का जो यात्रा वृत्तांत है चीड़ों पर चांदनी वो किस पर आधारित है, वो आधारित है यूरोप प्रवास पर। अगला प्रश्न है, स्त्रीत्व का मानचित्र किसकी रचना है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो स्त्रीत्व का जो मानचित्र है वो किसकी रचना। तो स्त्रीत्व का जो मानचित्र है वो रचना है अनामिका, ये वर्तमान कवित्री हैं, और ये जो स्त्री विमर्श है उस पर आधारित है।
तो स्थिरत्व का मानचित्र है वो किसकी रचना है? तो स्थिरत्व का मानचित्र जो रचना है वो है अनामिका की, और ये स्त्री विमर्श है उस पर आधारित है। अगला प्रश्न है, मुड़ मुड़ कर देखता हूं किसकी आत्मकथा है? तो जो मुड़ मुड़ कर देखता हूं ये बड़ी ही महत्वपूर्ण आत्मकथा है, वो है राजेंद्र यादव की। राजेंद्र यादव है वो नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए थे, और जो नई कहानी आंदोलन की जो त्रयी मानी जाती है मोहन राकेश और कमलेश्वर, उसके साथ में जो राजेंद्र यादव है वो भी शामिल थे। और इन्होंने इसके साथ ही एक बड़ी पत्रिका है वो है, इन्होंने जो पत्रिका है उसका पत्रिका है उसके जो संपादन का कार्य है वो भी किया था। अगला प्रश्न है, मणिकर्णिका के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, डॉक्टर धर्मवीर, तुलसीराम और सूरजपाल चौहान। तो जो मणिकर्णिका है उसके जो लेखक हैं वो कौन है? तो जो मणिकर्णिका के जो लेखक हैं वो है डॉक्टर तुलसी राम। इसके अलावा इनका जो पहला भाग था वो था मुर्द भैया, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 2010, और जो मणिकर्णिका है इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 2014। तो जो दलित कवि या जो लेखक हैं उन्होंने जो उनका जो सशक्त लेखन रहा है वो है आत्मकथा में, और हिंदी साहित्य में जो आत्मकथा को एक नया आयाम देने में वो दलित लेखक हैं उनका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और डॉक्टर तुलसीराम की जो आत्मकथा है वो दो भागों में प्रकाशित है। उसमें पहला भाग है वो है मुर्दैया जो 2010 में है, और फिर है मणिकर्णिका। ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण आत्मकथा है वो है जूटन। अगला प्रश्न है, सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक हैं। तो जो सूरज का जो सातवां घोड़ा है उसके जो लेखक है वो कौन है? तो सूरज का जो सातवां घोड़ा है उसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। ये जो धर्मवीर भारती हैं वो दूसरा सप्तक है उसके संपादक है उसमें शामिल थे। जो दूसरा सप्तक है अज्ञा ने 1951 में प्रकाशित किया था उसमें कौन शामिल थे? धर्मवीर भारती। और इसका जो दूसरा सप्तक है इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो था 1951। इनका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण नाटक भी है वो है अंधा युग। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा औपन्यासिक जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? ये बड़ी ही महत्वपूर्ण जीवनी है, और हिंदी जीवनी जो इतिहास है उसमें बड़ा ही इसका जो सशक्त जो लेखन है वो किया जाता है कि जो आवारा मसीहा है वो औपन्यासिक जीवनी है वो किसके जीवन पर आधारित है? आवारा मसीहा है वो औपन्यासिक जीवनी है वो किसकी जीवन है उस पर आधारित है। और हमारे पास ऑप्शन हैं शरत चंद्र, बंकिम चंद्र, महात्मा गांधी और विवेकानंद। तो जो आवारा मसीहा जो औपन्यासिक जो कृति है वो किसके जीवन पर आधारित है? वो है कथा शिल्पी शरत चंद्र पर। और इसके जो जीवनीकार हैं वो हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1974, और ये है वो तीन भागों में विभाजित है, दिशाहारा, दिशा की खोज, और अंत में है देशांत। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और कई बार इसका जो क्रम है वो लगाने के लिए पूछा जाता है कि जो विष्णु प्रभाकर रचित जीवनी है आवारा मसीहा है उसका जो क्रम है वो क्या है? तो सबसे पहले है दिशाहारा, दिशा की खोज और देशांत। तो आवारा मसीहा औपन्यासिक जीवनी है वो किसके जीवन पर आधारित है? वो है कथा शिल्पी जो शरत चंद्र है उनकी जीवनी है उस पर ये आधारित है, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1974। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की जीवनी अकाल पुरुष गांधी के लेखक हैं। तो महात्मा गांधी की जीवनी अकाल पुरुष गांधी के जो लेखक हैं वो कौन है इसकी हमको चर्चा करनी है। तो महात्मा गांधी की जीवनी जो अकाल गांधी पुरुष है उसके जो लेखक है ऑप्शंस है गिरिराज किशोर, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल और इला चंद्र जोशी। तो महात्मा गांधी की जीवनी अकाल पुरुष गांधी के जो लेखक हैं वो हैं जैनेन्द्र कुमार। और जो जैनेन्द्र कुमार हैं वो हिंदी में मनोवैज्ञानिक जो मनोविश्लेषणवादी जो उपन्यास कथा साहित्य है उसमें शामिल है। तो जैनेन्द्र की ख्याति किस लिए है? तो जैनेन्द्र की ख्याति ये है कि प्रेमचंद के समानांतर जो प्रेमचंद के बाद है उसमें हिंदी साहित्य में बड़ी महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि जैनेन्द्र ने जो कथा साहित्य है उसमें घटनाओं को स्थान से आगे बढ़ाकर उन्होंने जो व्यक्ति की जो अंतर्मन और जो अंतर्द्वंद है उसको स्थान दिया। तो मनोवैज्ञानिक जो कथा साहित्य की श्रेणी है उसमें शामिल है जैनेन्द्र। इनको प्रमुख उपन्यासों में सुनीता, परख, कल्याणी, विवर्त इत्यादि महत्वपूर्ण त्यागपत्र। अगला प्रश्न है,
इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ है वो कृष्णा सुवती द्वारा रचित है? तो जो कृष्णा सुवती है वो नई कहानी आंदोलन से जुड़ी हुई लेखिका हैं। जिस तरीके से नई कहानी आंदोलन में 3 पुरुष तरई हैं, मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव, उसी तरीके से नई कहानी आंदोलन में 3 महिला तरई भी हैं। उसमें उषा प्रियबंदा, कृष्णा सुवती और मनु भंडारी शामिल हैं। तो इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ है वो कृष्णा सुवती द्वारा रचित है? हम असमत, यादें और बातें, दीवान खाना और स्मृतियों के छेद। तो इसमें जो संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सुवती द्वारा रचित है वो है हम हसमत। इसमें वो बोलते हैं ये उनके जो यादों के जो रील है वो शामिल है। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के मध्य वर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के मध्य वर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया गया? तो वो उपन्यास किया गया है देवरानी जेठानी की कहानी में, और इसके जो उपन्यासकार हैं वो है पंडित गौरीदत्त। अगला प्रश्न है, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध जो ग्रंथ है उसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो प्रश्न है कि साहित्यकार की जो आस्था तथा अन्य ग्रंथ है उस ग्रंथ के जो ग्रंथ निबंध ग्रंथ के रचनाकार हैं, ऑप्शंस हैं जयशंकर प्रसाद, अज्ञ, आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी और महादेवी वर्मा। तो इसके जो निबंधकार हैं वो है महादेवी वर्मा। ये इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण निबंध है, वो है साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध। इसके अलावा इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण एक निबंध संग्रह वो है श्रृंखला की कड़ियां। श्रृंखला की कड़ियां, और जो श्रृंखला की कड़ियां हैं वो स्त्री विमर्श के साथ ही भारतीय स्त्री हैं उनको पराधीनता की जो बेड़ियां हैं उनको जो तोड़ने का जो आह्वान है वो श्रृंखला की कड़ियां में वो महादेवी वर्मा है वो करती हैं। तो जो साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध है उसके जो निबंधकार हैं वो है महादेवी वर्मा। इसके अलावा इनकी बड़ी महत्वपूर्ण वो है निबंधों की श्रृंखला, वो है श्रृंखला की कड़ियां, जिसमें वो स्त्री जो पराधीनता है उसको जो तोड़ने का जो आह्वान है वो करती हैं। इसके अलावा जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है इनकी ख्याति वो हिंदी में एक ललित निबंधकार है उसके रूप में रही है। और ललित निबंध जो परंपरा है उसको जो सशक्त करने या जो प्रारंभ करने का जो कार्य है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा किया जाता है। यानी कि प्रमुख जो ललित निबंध है उसमें कुटज, अशोक के फूल, देवदारू, नाखून क्यों बढ़ते हैं इत्यादि महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो कौन सी रचना है वो जीवनी नहीं है? बड़ा ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो कौन सी रचना है वो जीवनी नहीं है। हमारे पास ऑप्शंस हैं कलम का मजदूर, तो जो कलम का जो मजदूर है वो तो जीवनी है, और ये जो जीवनी है वो है प्रेमचंद की, और इसके जो जीवनीकार हैं वो है मदन गोपाल। तो इस तरीके से जो कलम का जो मजदूर है उसकी जो वो जीवनी है, और इसकी जो जीवनीकार है वो है मदन गोपाल, और इसके जो किसके जीवन पर आधारित है वो है प्रेमचंद। कलम का सिपाही ये भी जीवनी है, और ये भी किसकी जीवनी है? प्रेमचंद की, और इसके जो जीवनीकार हैं वो है अमृत राय। अमृत राय हैं वो इसके जीवनीकार हैं। फिर है प्रेमचंद घर में, ये भी जीवनी है, और ये किसकी जीवनी है? ये जीवनी भी है प्रेमचंद की, और इसकी जो लेखिका हैं वो हैं शिवरानी देवी जो कि प्रेमचंद की पत्नी भी थी, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1944। फिर उसके अलावा है मेरी पत्नी और भेड़िया, ये जीवनी नहीं है बल्कि ये है मेरी पत्नी और भेड़िया, वो है आत्मकथा। और ये आत्मकथा किसकी है? ये आत्मकथा है डॉक्टर धर्मवीर की। तो हमारा जो सही प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है, तो वो है मेरी पत्नी और भेड़िया, क्योंकि यह जीवनी नहीं है बल्कि ये है आत्मकथा, और ये किसकी आत्मकथा है? ये है डॉक्टर धर्मवीर की। इसके अलावा जो कलम का मजदूर है ये जीवनी है, ये किसकी जीवनी है? प्रेमचंद की, और इसकी जो जीवनीकार है वो है मदन गोपाल। कलम का सिपाही जीवनी प्रेमचंद की, इसकी जो जीवनीकार वो अमृत राय। प्रेमचंद घर में जीवनी है, ये शिवरानी देवी द्वारा लिखित है, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1944। हरिशंकर परसाई की जो निबंध संग्रह है हमें उनकी चर्चा करनी है। पहला ऑप्शन है आओ बैठ लें कुछ देर, ये जो निबंध संग्रह है वो है श्रीलाल शुक्ल का, श्रीलाल, और ये व्यंगात्मक निबंध संग्रह है श्रीलाल शुक्ल। तो हरिशंकर परसाई की जो निबंध संग्रह उसमें जो पहला जो निबंध संग्रह है वो क्या है? आओ बैठ लें कुछ देर,
ये श्रीलाल शुक्ल का निबंध संग्रह है। सदाचार का ताबीज, ये जो निबंध संग्रह है वो हरिशंकर परसाई का है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर तुलसीदास चंदन घिसे, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। और आवारा भीड़ के खतरे, ये जो तीनों के तीनों जो सेकंड थर्ड और फोर्थ जो ऑप्शन है, सदाचार का ताबीज, तुलसीदास चंदन घिसे और आवारा भीड़ के खतरे, ये जो तीनों के तीनों जो हैं वो निबंध संग्रह है, वो हरिशंकर परसाई का पहला है। आओ बैठ लें कुछ देर। ये किसका? ये श्रीलाल शुक्ल का। तो सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये ऑप्शन जो डी है वो हमारा सही है बिल्कुल। अगला प्रश्न है, हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा, रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि ये किसका स्टेटमेंट है कि हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा और रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपरोक्त कथन है निम्नलिखित में से जो किस नाटक की जो भूमिका है उससे संबंध। हमारे पास ऑप्शंस है आगरा बाजार, ये जो आगरा बाजार जो नाटक है इसके जो नाटककार वो है हबीब तनवीर, और ये जो नजीर अकबराबादी है उन पर आधारित है। एक और द्रोणाचार्य, इसके जो नाटककार है वो है शंकर शेष। आषाढ़ का एक दिन, इसके जो नाटककार है वो है मोहन राकेश। और चंद्रगुप्त, इसके जो नाटककार है वो है जयशंकर प्रसाद। तो आगरा बाजार हबीब तनवीर, एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश और चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद। तो ये जो स्टेटमेंट है वो है आषाढ़ का एक दिन का, और इसके जो नाटककार हैं वो है मोहन राकेश। ये है मोहन राकेश का पहला ही नाटक है, और इसके जो प्रमुख पात्र वो है कालिदास, मल्लिका, विलोम और अंबिका। अगला प्रश्न है, मनु भंडारी अपनी आत्मकथा में आपका बंटी उपन्यास की विभिन्न समीक्षाओं में किस पक्ष को उपेक्षित मानती हैं? तो मनु भंडारी की आत्मकथा है वो है, मनु भंडारी अपनी आत्मकथा वो है एक कहानी यह भी, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 2007। हालांकि मनु भंडारी ने एक कहानी यह भी है, इसका जो प्रकाशन वर्ष है 2007, उसकी भूमिका में उन्होंने रेखांकित किया है कि यह आत्मकथा नहीं है बल्कि ये क्या है, आत्मकथ्यांश है। जिस तरीके से कोई कहानी वो जीवन का एक हिस्सा होती है, उसी तरीके से ये भी एक हिस्सा है। तो मनु भंडारी की आत्मकथा एक कहानी है भी 2007 में प्रकाशन वर्ष है। उसमें आपका बंटी उपन्यास की विविध समीक्षाओं में किस पक्ष को वो उपेक्षित मानती हैं? ऑप्शंस हैं खंडित बचपन, बच्चों के पालन पोषण का आर्थिक पक्ष, बाल मनोवैज्ञानिक पक्ष और मुख्य स्त्री पात्र स्त्रीत्व। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि जो मनु भंडारी की जो आत्मकथा एक कहानी है भी, उसमें आपका बंटी उपन्यास की विभिन्न समीक्षाओं में वो किस पक्ष को उपेक्षित मानती हैं? खंडित बचपन, बच्चे के पालन पोषण का आर्थिक पक्ष, बाल मनोवैज्ञानिक पक्ष और मुख्य स्त्री पात्र पक्ष। तो वो बताती हैं कि इसमें जो मुख्य स्त्री पात्र स्थित्व जो पक्ष है वो रह गया, इसकी तरफ है वो लोगों का जो ध्यान है वो नहीं गया है। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा वो किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? तो जो आवारा मसीहा है वो किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? वो है कथा शिल्पी शरद चंद्र की जीवनी है, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1974, और इसके जो जीवनीकार है वो है विष्णु प्रभाकर। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो सही है। फिर से यही प्रश्न है, आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? वो है शरद चंद्र। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? तो हरिवंश राय जो बच्चन है वो उत्तर छायावाद है, उसमें एक जो काव्य धारा का परिवर्तन वो किया जाता है वो है हालावाद। तो उसी के प्रवर्तक रहे हरिवंश राय बच्चन, और हरिवंश राय बच्चन है, उन पर जो उमर खय्याम की जो रवैया है उनका जो प्रभाव है वो स्पष्ट नजर आता है। इसके अलावा मधुबाला, मधुशाला, मधुकरा सब इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। तो क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की एक बड़ी महत्वपूर्ण आत्मकथा है वो है क्या भूलूं क्या याद करूं। तो हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है वो 4 भागों में प्रकाशित है। उनका जो क्रम है वो है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सौपानता। इसका जो क्रम है वो कई बार मिलाने के लिए जो एग्जाम में है वो आ चुका है कि जो हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है उसका जो क्रम है वो क्या है। तो क्या क्या भूलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सौपानता। तो जो क्या भूलूं क्या याद करूं बच्चन की जो आत्मकला श्रृंखला का कौन सा भाग है? वो भाग है पहला भाग, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1969।
69। दूसरा भाग है क्या बोलूं क्या याद करूं के बाद है नीर का निर्माण फिर है बसेरे से दूर 10 द्वार से स्वपन तक, ये इनका क्रम है। मैं चाहता हूं कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाएं। ये पंक्तियां एक साहित्यिक की डायरी के किस प्रकरण से ली गई है? तो ये जो एक साहित्यिक की डायरी है, ये डायरी विधा पर आधारित है और इसके जो लेखक हैं वो हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इस जो डायरी की जो लेखक है वो किस पर आधारित है? वो है मुक्तिबोध। इसमें उन्होंने उनके जो साहित्य संबंधी जो विचार में जो साहित्य कर्म है उस पर जो विचार है वो मुक्तिबोध द्वारा किया गया है। तो मैं चाहता हूं कि साहित्य संबंधी धारणा वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाए। ये पंक्तियां एक साहित्यिक की डायरी के किस प्रकरण से ली गई हैं? हमारे पास ऑप्शन है, एक लंबी कविता का अंत, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, तीसरा छंद और एक मात्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह। तो इसमें जो है मैं चाहता हूं कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाएं। ये पंक्तियां एक साहित्यिक की डायरी की किस प्रकरण से ली गई हैं? तो ये इसकी जो लेखक है वो है मुक्तिबोध और किस प्रकरण से ली गई हैं? वो है तीसरा छंद से। अगला प्रश्न है, अरे अयावर रहेगा याद में संकलित परशुराम से तूर्खम पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित से। तो जो अरे अयावर रहेगा याद, ये एक महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत है और इस यात्रा वृत्तांत के जो लेखक हैं वो हैं अज्ञ और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1953। इसमें उन्होंने 1953 इसमें अज्ञे ने जो भारतीय जो स्थल हैं उनका जो यात्रा वृत्तांत है, भारतीय एवं उपमहाद्वीप के जो स्थल हैं उनके जो यात्रा वृत्तांत स्थल हैं उनको जो है उन्होंने वर्णन किया है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1993। तो अरे अयावर रहेगा याद में इसका जो पहला ही भाग है वो है परशुराम से तुर्कम। फिर एक टायर की राम कहानी में कौन कौन सा सही है? तो इसमें एक टायर की राम कहानी बिल्कुल सही है। लेखक के चालक की कहानी, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। मिस्टर पीटर की कहानी, ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। और ब्रह्मपुत्र की कहानी, तो पहला जो फोर्थ ऑप्शन है वो इसमें बिल्कुल सही है। तो अरे अयावर रहेगा याद, ये यात्रा वृत्तांत है और ये यात्रा वृत्तांत है यज्ञ का। इसका प्रकाशन वर्ष है 1953। इसमें यज्ञ ने भारतीय भारत और भारतीय उपमहाद्वीप के जो स्थल हैं उनका जो यात्रा वृत्तांत है वो प्रस्तुत किया है। और इसका जो पहला जो भाग है वो है परशुराम से तुर्कम। इसमें क्या क्या सही है? तो वो है एक टायर की राम कहानी और वो है एक है ब्रह्मपुत्र की कहानी। यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल सांकृत्यायन की पुस्तकें हैं। तो हिंदी में जो यात्रा साहित्य जो यात्रा वृत्तांत है उसको जो नया आयाम प्रदान करने में जो राहुल सांकृत्यायन है उनका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान। उनका जो मूल नाम था वो था केदारनाथ पांडे। तो यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक है मेरी जीवन यात्रा, विस्मृत यात्री, मेरी लद्दाख यात्रा, तिब्बत में 1.25 वर्ष। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से जो सही विकल्प है उसका जो चयन है वो करना है। तो इसमें जो उनकी यात्रा वृत्तांत है वो है मेरी लद्दाख यात्रा और तिब्बत में 1.25 वर्ष। तो ये इनकी बड़ी ही महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत है। इसके अलावा इनकी अन्य यात्रा वृत्तांत हैं उसमें एक है घुमक्कड़ शास्त्र और मेरी तिब्बत यात्रा। घुमक्कड़ शास्त्र और मेरी तिब्बत यात्रा। तो यात्रा साहित्य से संबंधित जो राहुल सांकृत्यायन की जो पुस्तकें हैं उनकी अगर हम चर्चा करें तो उसमें है मेरी जीवन यात्रा, विस्मृत यात्री, ये राहुल सांकृत्यायन की पुस्तकें नहीं है बल्कि मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा और तिब्बत में 1.25 वर्ष है, ये राहुल सांकृत्यायन की पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषताएं क्या? तो ये मेरी तिब्बत यात्रा है, इसकी जो यात्रा वृत्तांतकार है, इसके जो लेखक है वो है राहुल सांकृत्यायन और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1937। और ये जो यात्रा वृत्तांत है वो 5 भाग हैं उसमें विभाजित है। उसके जो 5 भाग हैं वो है तिब्बत से लहासा की ओर, चार की ओर, साकियों की ओर, जैनम की ओर और नेपाल से उत्तर की ओर। तो मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली है 1937 5 भागों में विभाजित है। इसकी जो भाषा शैली की विशेषता क्या है? भावपरक, संस्कृत निष्ठ, तर्कपूर्ण,
युग विशेष का आवाज देने वाली और चिंतन प्रदान। बड़ा ही जो कॉन्सेप्चुअल जो प्रश्न है वो बना हुआ है कि मेरी तिब्बत यात्रा की जो भाषा शैली की विशेषताएं क्या है। तो भावपरक ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। संस्कृत निष्ठ और तर्कपूर्ण भाषा शैली, इसमें जो मेरी तिब्बत यात्रा उसमें आपको नजर आएगी। फिर युग विशेष का जो आवाज देने वाली, तो युग विशेष का जो आवाज देने वाली जो प्रवृत्ति है वो भी नजर आएगी। तो उसमें जो 1937 का जो वातावरण है, आसपास का जो वातावरण है, उसमें वो अंग्रेजों से बचकर वो किस प्रकार जो लद्दाख तिब्बत वगैरह और लद्दाख उसमें प्रवेश करती हैं, और उसका जो पूरा जो संस्कृति विशेष का चित्रण उस समय तिब्बत वगैरह का है, उसका वो चित्रण उसमें नजर आता है। चिंतन प्रधान नहीं है। तो इस तरीके से जो सेकंड और जो थर्ड जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। संस्कृति की 4 अध्याय में दिनकर ने रविन्द्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यात किया। तो जो संस्कृति की जो 4 अध्याय हैं, इसकी जो रचनाकार हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1956। तो जो संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर ने इसका प्रकाशन वर्ष है वो है 1956। में रविन्द्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को उन्होंने जो आख्यात किया रविन्द्र रामधारी सिंह दिनकर ने, ऑप्शन हैं राष्ट्रीय कवि के रूप में, नवोत्थान के कवि के रूप में, भारतीय कवि के रूप में, और सामासिक संस्कृति के कवि के रूप में। तो हमारे पास ऑप्शन है संस्कृति की 4 अध्याय में दिनकर ने रविन्द्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यात किया है राष्ट्रीय कवि के रूप में, नवोत्थान के कवि के रूप में, भारतीय कवि के रूप में, और सामासिक संस्कृति के कवि के रूप में। तो वो मोहम्मद इकबाल और रविन्द्रनाथ टैगोर को आख्यात करते हैं नवोत्थान के कवि के रूप में। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब किस भाषा में रखा जाता था। बड़ा ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि उन्होंने संस्कृति की 4 अध्याय में उसको उल्लेखित किया है कि संस्कृति की 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब किस भाषा में रखा जाता था। ऑप्शन हैं अरबी, फारसी, उर्दू और हिंदी। तो संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब किस भाषा में रखा जाता था, वो रखा जाता था हिंदी में। अगला प्रश्न है, मुर्दुआ में ननहूक पांडे किस कला में कुशल थे। जो मुर्दैया है वो डॉक्टर जो तुलसीराम है उसकी आत्मकथा है, उनकी आत्मकथा है, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 2010 है। फिर 2014 में उनकी अन्य आत्मकथा प्रकाशित होती है, उसका नाम है मणिकर्णिका। तो जो मुर्दैया है उसमें ननहूक पांडे है वो किस कला में कुशल थे, और हमारे पास ऑप्शन हैं वीणा वादन, ढोलक वादन, सारंगी वादन और तबला वादन। तो हमारे पास मुर्दैया में ननहूक पांडे किस कला में कुशल थे, वीणा वादन, ढोलक वादन, सारंगी वादन, तबला वादन। तो वो किस में कुशल थे, वो थे ढोलक वादन में। अगला प्रश्न है, इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी, अगर वह कविता भावपूर्ण होती तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। यह उद्धरण है वो निम्नलिखित में से किससे लिया गया। तो जो मुक्तिबोध की जो डायरी है, एक मुक्तिबोध की जो डायरी है वो एक साहित्यिक की डायरी है। उसमें उन्होंने अपना जो साहित्य कर्म और जो साहित्य उस पर जो संबंधी जो चिंतन किया है, उसी से संबंधित ये पंक्ति है। वो विभिन्न भागों में विभाजित है, एक साहित्यिक की डायरी। तो हमारे पास ऑप्शन हैं डबरी पर सूरज का बिंब, हाशिए पर कुछ नोट्स, तीसरा क्षण, और एक लंबी कविता का अंत। तो हमारे पास प्रश्न है, इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी, अगर वह कविता भावेशपूर्ण होती तो एक बार उसकी आवेशात्मकता अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। ये उद्धरण निम्नलिखित में से किससे लिया गया है, तो वो लिया गया है एक लंबी कविता का अंत से। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं कि प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, यह हरिवंश राय बच्चन की महत्वपूर्ण आत्मकथा है, और इसका प्रकाशन वर्ष 1969, और ये उनका जो पहला भाग है वो है क्या भूलूं क्या याद करूं कि प्रारंभ में उत्तर बस्ती के किस गांव का उल्लेख है। हमारे पास ऑप्शंस हैं ललितपुर, लोहितपुर, अमोड़ा और जमोड़ा। तो क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख है, तो वो है यूपी के अमोड़ा का। अगला प्रश्न है, अरे अयावर रहेगा याद में सम्मिलित है। तो अरे अयावर रहेगा याद आज्ञा का एक महत्वपूर्ण यात्रा वृतांत है, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1953। इसमें उन्होंने जो भारतीय स्थल है उनका जो यात्रा वृतांत है वो प्रस्तुत किया है।
तो अरे अयावर रहेगा याद में शामिल है माजुली, बिल्कुल सही है। धरती का धनी, ये धरती धन्ना अपना होगा, ये धरती धन्ना जो अपना है वो जगदीश चंद्र का उपन्यास है। 20वीं सदी का बाणभट्ट, ये भी शामिल नहीं है। बहता पानी निर्मल सागर शोभित निकला, तो एलोरा माजुली और बहता पानी सागर शोभित निकला, ये अरे अयावर रहेगा याद में शामिल है। तो 1 और 4 जो आंसर है वो सही है। तो अरे अयावर रहेगा याद में क्या शामिल है, वो है बहता पानी निर्मल सागर शोभित मेघला, एलोरा माजुली इत्यादि। हरिवंश राय बच्चन ने अपने पूर्वजों का चित्रण आत्मकथा के किस खंड में किया है? तो हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है वो 4 भागों में प्रकाशित है। क्या बोलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से स्वपन तक। तो इसमें हरिवंश राय बच्चन ने अपने पूर्वजों का चित्रण आत्मकथा के किस खंड में किया? ऑप्शन हैं नीर का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से स्वपन तक और क्या बोलूं क्या याद करूं। तो उन्होंने उनका जो आत्मकथा खंड का पहला ही भाग है क्या बोलूं क्या याद करूं, जिसका प्रकाशन वर्ष 1969, उसमें उन्होंने अपने पूर्वज है उनका जो वर्णन है वो किया है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न है वो सही से आ नहीं पाया। तो इस तरीके से आज हमारे जो हिंदी गद्य की जो अन्य विधाएं हैं उसमें हमारे जो 50 प्रश्न है वो एमसीक्यू है उसको सॉल्व किया है। इससे पहले की कक्षाओं में हमने हिंदी कहानी, नाटक, निबंध और उपन्यास है उसको कंप्लीट वो कर लिया है। और आज हमारी हिंदी गद्य की जो अन्य विधाएं हैं उसकी ये पहली कक्षा थी। अगर आपने हमारी जो पहले की कक्षा है उनको नहीं देखा है तो आप सफलता आईएएस की यूट्यूब चैनल पर जाकर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां से आप उसको देख सकते हैं। धन्यवाद।